ओके, हमने 2017 के कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज फिर हम देखते हैं 2017। क्वेश्चन नंबर है 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉयडेड। सबसे पहले ध्यान देना है कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, नहीं है। कहाँ पे हमारी प्रियम्बल में कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और बिलीफ, ये तो हमें पता है। इसका मतलब इकोनॉमिक लिबर्टी वाला जो है हमारे प्रियम्बल में नहीं है, तो यही आंसर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना आपको नोट वाले को हाईलाइट कर लेना है कि यूपीएससी नोट के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। और कितने टाइप की लिबर्टी होती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, 3 टाइप की ही लिबर्टी होती है। अब यहाँ से समझ में आता है कि लिबर्टी इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल। तो आपका काम क्या है कि प्रियम्बल में और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। दैट मीन्स प्रियम्बल में जस्टिस इंश्योर होता है, प्रियम्बल में इक्वालिटी इंश्योर होती है, प्रियम्बल में लिबर्टी इंश्योर होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सीक्वेंस में है, और दूसरा आपको जो ध्यान देना है वो है जस्टिस में कौन कौन सी जस्टिस आते हैं, इक्वालिटी में कौन कौन सी जस्टिस इक्वालिटी आती है। सेकंड बात कर रहा है कि इकोनॉमिक लिबर्टी की बात कर रहा है। तो यूपीएससी कई बार आपसे पूछती है कि जो इकोनॉमिक लिबर्टी बोलो, फ्रीडम बोलो, वो कहाँ पे इंश्योर होती है, क्या वो फंडामेंटल राइट में इंश्योर होती है। तो फंडामेंटल राइट में हमारा सोशल जस्टिस कहें या सोशल लिबर्टी इंश्योर होती है, इकोनॉमिक लिबर्टी इंश्योर नहीं होती। वो कहाँ पे होती है, आपकी डीपीएसपी में होती है, ठीक है। तो यही तरीका है आपका आगे बढ़ने का। क्वेश्चन नंबर है 39। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वालिटी काउंसिल, देखो ये क्वेश्चन ना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है कि जब भी आप इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि क्वेश्चंस जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्ट गलत होते हैं जब आपको बिल्कुल नहीं पता है किसी भी चीज का। जैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जब हमने किया था तो उस टाइम पे पता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री का है, ठीक है, इसलिए पता होता है क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट पूछ रहा था। लेकिन अगर हम मोस्टली देखते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर दो, एक आपकी गवर्नमेंट होगी और एक ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टेटमेंट को जनरली हम गलत मान के चलते हैं। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी वो ट्रिक क्या है, काम नहीं करती। तो ट्रिक्स में भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी ट्रिक अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो 100% क्वेश्चन पे अप्लाई ही होती है, बिल्कुल नहीं होती। अगर लेकिन वो अगर 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन पे भी अप्लाई हो रही है, दैट मीन्स वो ट्रिक ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी वो ट्रिक कामयाब नहीं होती है, क्योंकि जनरली हम मान के चलते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन क्या है आपकी, ठीक है। तो इस चीजों का भी आपको ध्यान देना है। समटाइम ऐसा हो जाता है बट कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता है, गलत हो जाता है क्वेश्चन, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि किस पर्पज से किए गए हैं। देखो सबसे पहले है टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट को करता होगा, यहाँ पे है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को करता होगा। थर्ड वन कह रहा है टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। अब एक बात बताओ कि एनकरेज करना, अब एंटरप्रेन्योर्स कोई भी हो सकते हैं, यंग ही क्यों होंगे। और दूसरी बात इन्होंने बोला पर्टिकुलर रूरल एरिया में, यहाँ बोल रहा है बिजनेस यूनिट सेटअप करना है और यहाँ कह रहा है वो रूरल एरिया में होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका मतलब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही थर्ड वाले अपने आप आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, गलत हो गई, और फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर आ गया। अब आपका काम क्या है, आप देखो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है कब आए थे, या फिर ये किस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट करते हैं। इनको पूरा तरीके से रेगुलेट करता है तो आरबीआई अगर करता है तो किस एक्ट के अंतर्गत करता है, या क्या चीज़ है, या फिर इनके लिए जो आपकी जो CRR SLR की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर जो आपके बेसिक नॉर्म्स है वो कैसे अप्लाई होते हैं इन पे, ये काम है आपका देखने का। अगला क्वेश्चन नंबर है 41 कह रहा है एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट की, उसमें कुछ स्टेटमेंट के बारे में है। तो पहली ये हुई थी 2006 में, थीम थी इसकी इमर्जिंग अर्बन फॉर्म्स, पॉलिसी रिस्पॉन्सेज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपका वही जाएगा, सेम अप्लाई करो आपकी ट्रिक्स कि यहाँ पे क्या होता है, ये 2000 पता नहीं, क्या पता 2006 में हुई है नहीं हुई है, और फर्स्ट की बात कर रहा है, क्या पता कहीं और हुई हो, या हो सकता है इसकी थीम अलग हो, आपको नहीं भी पता, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विद ADB, और इनकी बताया गया है, अगर एक भी नहीं होता तब भी गलत है। तो ऑल क्या पता कि पहला किसी और के हुआ हो, दूसरा जितना भी उसने किया, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब नन ऑफ द अबव इज आंसर, ठीक है। अब बोलोगे एक में होता है अप्लाई, एक में नहीं होता है, पर कोई बात नहीं, जब भी आप PYQs को देखोगे तो आप देखोगे मोस्टली अप्लाई होती है ये ट्रिक। क्वेश्चन नंबर है आपका 42।
डेमोक्रेसी सुपीरियर virtue lie in the fact that it calls into activity। किसको लेके आते हैं? अब देखो डेमोक्रेसी में क्या चीज होती है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? ए देखो अब क्या कहते हैं, ऑप्शन बी देखो, ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। क्या डेमोक्रेसी डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स के लिए? बिल्कुल नहीं। ए सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन। सुपीरियर इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है? ये क्या होता है? तो ये भी गलत हो गया। मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। बिल्कुल आप एग्जीक्यूटिव को थोड़ी ना हम स्ट्रेंथन करेंगे। कौन कौन है हमारा प्राइम कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू किसमें लाई करता है कि इंटेलिजेंस होनी चाहिए और कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन और वुमेन, यानी दोनों चीजें शामिल है। तो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो इंडिया में कौन सी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो देख लो, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, वो आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस पूछा हुआ है अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखो जी, डी कहता है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। वो तो जब बैंक अकाउंट था तो तब भी हो रहा था, तो उसके लिए तो यूपीआई की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये ऑप्शन गया। सी कह रहा है एफडीआई फ्लो विल ड्रास्टिकली। देखो ड्रास्टिकली तो कोई चीज इंक्रीज नहीं होती है, ड्रास्टिकली वाली जो होती है थोड़ी एब्सर्ड स्टेटमेंट आती है, एक्सट्रीम वर्ड आते हैं। बी कहता है डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस। टोटली उसको रिप्लेस कर देगा फिजिकल करेंसी से, तो ये नहीं है। बट यहाँ पे देखो जब आपकी एक जो आता है ना, वो आपका आता है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन, वो यहाँ पे टॉपिक आ जाता है, यानी कन्वर्टेबिलिटी वाला। इससे यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें कि आपके करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आ जाती है। ए बोल रहा है मोबाइल वॉलेट नॉट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। तो यूपीआई का तो यही तो है कि आपको वॉलेट मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट क्या करो, स्कैन करो और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। अब ये कब आया है या यूपीआई में कौन कौन सी है, जैसे भीम एप्लीकेशन है, गूगल पे है, आपकी फोन पे है, कौन कौन सी शामिल होती है, तो इन सब के एग्जाम्पल के तौर पर एक बार देख लो। यूपीएससी यही तो पूछ सकता है और क्या पूछेगा। देखो क्वेश्चन नंबर है 44। द टर्म इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी स्ट्रिंग्स थ्योरी स्टैंडर्ड मॉडल, ये आपने न्यूज में देखा। अब इनमें से बिल्कुल चाहे कुछ भी ना पढ़ाओ, लेकिन आपको आपने यहाँ पे कम से कम इवेंट होराइजन तो आपने इवेंट होराइजन तो पढ़ा ही होगा। तो ये किसके लिए आपका आता है? यूनिवर्स के लिए आता है। तो सीधा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है यूनिवर्स, तो यहीं पे आपका ऑप्शन आ जाता है। अब आपका काम क्या है, अब आप इन तीनों वर्ड्स को, इवेंट होराइजन को देखो या स्ट्रिंग थ्योरी को देखो, सिंगुलैरिटी को देखो, स्टैंडर्ड मॉडल, चारों पता होनी चाहिए कि यूनिवर्स से रिलेटेड है। कि समटाइम यूपीएससी अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे मैच वाले में कि कौन सा करेक्टली मैच है, तो आपको पता हो कि ये पहले ऑप्शन में यूपीएससी ने दिए हुए हैं और ये यूनिवर्स के बारे में ही बात करते हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना या फिर देखना कि कौन सा हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 47। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, देखो राइट और ड्यूटीज के बीच में आपसे रिलेशन पूछा हुआ है। डी देखो क्या कह रहा है, ड्यूटी नोट राइट आर इंपॉर्टेंट। ड्यूटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, राइट इंपॉर्टेंट नहीं है। गलत है, क्योंकि आपके में फंडामेंटल नेचर होते हैं। राइट इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा थोड़ी। आपके अधिकार के साथ साथ आपके कर्तव्य भी जरूरी होते हैं। राइट आर पर्सनल हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटी। राइट्स आपके कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि अगर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 19(2) से 19 के क्लोज 6 तक आपकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी हैं। अगर आपके राइट टू रिलीजन की बात हो रही है, वहां भी आपकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी है। तो आप ये सोसाइटी से इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आपको पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपके राइट्स को परफॉर्म करना होता है। फर्स्ट बना था राइट आर को रिलेटिव विद ड्यूटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो आपको अपने कर्तव्यों का सबसे पहले पालन करना आना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, जैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछा था, आई थिंक 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, जिसमें उन्होंने ये चीज बोला हुआ है कि जो आपकी ड्यूटीज है उनका कोई लीगल फोर्स नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ नहीं बनाया गया है ऐसा, इस तरीके का वो एक्सप्लेन करके आपसे आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपका काम बन जाता है कि आप हर चीज को एक स्टेप आगे जाके रिवाइज करो। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर के बारे में पूछा हुआ है। हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसेस ऑफन सीन इन न्यूज बी यूज इन इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर में क्या हो सकता है, देखो उसने ये पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर में क्या चीज हो जाए आपको कुछ भी नहीं पता, इस चीज के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, तो उसमें क्या ही पढ़ना।
पर क्या कहता है ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीनोम सीक्वेंसेस को यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस, तो बिल्कुल कर सकते हैं। दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटी, बिल्कुल। इट कैन बी यूज टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप, बिल्कुल। यानी तीनों का यूज देख लो, तीनों में यूज बता रखा है कि किसमें यूज करते हैं। काम क्या होता है, अब आपका काम देखना ये होता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग आखिर होती क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे परफॉर्म करता है, ये आपका काम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 48, द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। माइंड ऑफ मेकर्स कहाँ पे है, तो सबको पता है प्रियम्बल के बारे में। या फिर छोटे छोटे डिवाइस कर लो, प्रियम्बल क्या है, आपके फंडामेंटल राइट क्या है, जैसे पार्ट आपके पार्ट 3 में दे रखे हैं। फिर आर्टिकल नंबर 12 टू 35 में आपके फंडामेंटल राइट आ जाते हैं। फिर ड्यूटीज आ जाती है जो 36 से आपकी 51 में तक आपकी जो है ड्यूटीज सॉरी डीपीएस पे आ जाती है। फिर आपके जो होते हैं 50 ड्यूटीज की अगर आपसे बात कर रखा है तो आर्टिकल नंबर आपका कौन सा आ जाता है, 51 वाले जो आ जाते हैं जिसमें आपकी ड्यूटीज आ जाती है, ठीक है। 51A वाले में जिसमें आपकी ड्यूटीज आ जाती है, कहाँ से कहाँ तक आती है, तो यही काम बनता है आपका। अब ओके, देखो क्वेश्चन नंबर है 49, बोल रहा है इफ यू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोएटम व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट, बताने हैं आपको जहां से भी आप अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, इंक्लूड करना है ओरिजिन और डेस्टिनेशन। देखो यहाँ पे उसने इंक्लूड का है, यूपीएससी आपसे एक्सक्लूड करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पता है, सबको पता है कोहिमा किसकी कैपिटल है, नागालैंड की। कोट्टयम के बारे में क्या है, मोस्टली आई थिंक इस तरीके के जो वर्ड होते हैं तो सब जानते हैं, ये इस तरीके के वर्ड जो होते हैं केरला वगैरह में ही आते हैं। तो ये कहाँ पे आता है आपका, केरला। अब देख लो कोहिमा से केरला, इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको पता ही हो जाएगा, आपको मैप ऑब्वियस सी बात है इसके लिए देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप नागालैंड जाओगे कोहिमा, तो नागालैंड से आगे, नागालैंड से आगे आप असम, असम से आप कहाँ पे आए, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से नीचे आओगे तो कहाँ क्या शुरू हो जाता है, उड़ीसा, उड़ीसा से नीचे आओगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से नीचे आओगे तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साइड में जाओगे तो केरला। एक तो ये रास्ता हो जाता है। दूसरा, अगर आप उड़ीसा से आंध्र प्रदेश जाते हो तो आंध्र प्रदेश से आप सीधा कर्नाटका पहुंच जाते हो, तब भी आ जाते हो आप क्या, केरला। क्योंकि आपने ये कहा है ना, इसने क्या पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट नहीं पूछा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पूछा है, और इंक्लूड करना है आपकी ओरिजिन को भी और डेस्टिनेशन। ओरिजिन क्या है, नागालैंड, डेस्टिनेशन क्या है आपका, केरला। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इससे यहाँ कर्नाटका से जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी किसी भी तरीके से देखो तो आपका क्या बन जाता है, वो 7 ही आपके डेस्टिनेशन में आता है। अगर इसने कहता कि एक्सक्लूड करने हैं आपको ओरिजिन और डेस्टिनेशन, तो कितने आ जाते, तो आ जाते हैं आपके 5, आंसर आ जाता, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मैप के बारे में देखते चलना, मैप का आइडिया होता है तो ये क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं और 2 नंबर लेना बहुत ही आसान हो जाता है। और बच्चों का तो भाई पॉइंटों से नहीं निकलता, तो फिर वो दिक्कत। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने इतने नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया है कि क्या कहे। अगर यहाँ पे यूपीएससी लिख रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तब भी यही है। अगर यूपीएससी लिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तब भी यही आता है हमारा, ठीक है। अगर आपसे यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में पूछता है, तब भी यही बात है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछता है, तब भी यही बात है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो पहले 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2015 में यूपीएससी ने फिर से रिपीट किया है, 2017 में फिर से रिपीट किया, और कई बार यूपीएससी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से पूछता है। कई बार वो आपसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लिख के उसने क्या कहा, यही तो है, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यही आता है। आर्टिकल नंबर 75 का 3 आता है। और कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, जैसे एक आई थिंक क्वेश्चन जो किया था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके क्वेश्चन किया था हमने कल। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 99। यहाँ भी तो उसने पूछा है ना कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, यही तो पूछा है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसका आंसर क्या है कि वो इंश्योर करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो एक ही क्वेश्चन है,
तरीका अलग है पूछने का, यानी सेम क्वेश्चन है, एक ही पेपर में रिपीट किया गया है, सिर्फ तरीका अलग है। तो यही तो इसने यहाँ पे पूछा है। अब वहां पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और यहाँ पे भी क्या है, एग्जीक्यूटिव अगर लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है हमेशा, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देख लिया एक ही तरीके के क्वेश्चन को यूपीएससी मतलब बोलते हैं कि रिपीट करता है पिछले सालों के क्वेश्चन, बट यूपीएससी तो भाई मतलब उसी पेपर में भी रिपीट कर रहा है, बट पूछने का तरीका आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इसलिए आंसर आ जाता है सी। बाकी देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, तो आपको पता है कि पहले आपकी पार्लियामेंट में चुने जाते हैं, यानी अगर आप हाल फिलहाल देखोगे तो पहले लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, यानी आपके एमपी चुन के आते हैं। उन एमपी में से कुछ पर्सन होते हैं जिसको मिनिस्टर चुन लिया जाता है, जो कितने होते हैं 15%। और ये कौन सा है आपका, ये आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से आया है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को मिला के जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो 15% से ज्यादा नहीं होते हैं। दैट मीन्स हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है इट इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यहीं से आपकी चुनी जाती है, यानी हम एग्जीक्यूटिव नहीं चुनते। हम प्रधानमंत्री हुआ या फिर आपके जो रेलवे मिनिस्टर हुए या होम अफेयर्स मिनिस्टर हुए, फॉरेन मिनिस्टर, इनको नहीं चुनते, हम एमपी चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में जहां से एग्जीक्यूटिव चुनी जाती है। फर्स्ट हो गया गलत। बी हो गया, इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी टू पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिसीज तो क्या, एक बार बताओ, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में ही बनी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी तो बनती है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। डी कहता था हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, क्या अपने यहाँ ऐसा है, अगर ऐसा होता तो भाई जो सोचो स्टेट्स गवर्नमेंट में जो सरकारें बनती तो बिना उसके थोड़ी ना उनके सीएम बार बार चेंज होते रहते, लेकिन सीएम तो बार बार चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्शन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं होती। और वैसे भी आपको पता है कि 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो है आपका मिनिस्टर रह सकता है 6 महीने, सॉरी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि कोई भी पर्सन 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है, बस शर्त क्या है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करने हैं और राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी मेंबर बन जाना होता है, यही तो है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। The Parliament of India exercise control over the function of Council of Minister। अब देखो ये भी तो यही है, यहाँ पे भी यही पूछ रखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखती है। 50th क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है कि पार्लियामेंट किस तरीके से कंट्रोल रखती है, तो मतलब क्वेश्चन कितनी इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो देखो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरीके करती है, एडजर्न मोशन लेके आते हैं, ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन आर लेके आते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब तीनों ही आते हैं। अब आपका काम होता है एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, यानी कि बाकी सब काम को छोड़ दिया जाए और ये टॉपिक है जो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे आपकी बहस करनी होती है। क्वेश्चन आर किसको बोला जाता है, जो फर्स्ट आर ऑफ द क्वेश्चन होता है। अब आपका आता है इसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, यही तो होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आर के ही पार्ट होते हैं। अब देखो जो आपके स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, किस कौन सा आपका ओरल फॉर्म में आंसर देना होता है, कौन सा रिटन फॉर्म में आंसर देना होता है, किस किस में आप काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हो, किस में आप नहीं पूछ सकते हो। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपका काम बन जाता है कि आप इन क्वेश्चंस को देख लो, क्योंकि क्वेश्चन आर के बारे में यूपीएससी ने एक्सप्लेनेशन में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो दूसरे के बारे में भी पूछ लेगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। आई होप कि आपकी तैयारी 2024 के लिए अच्छी चल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।